नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैया सम्मान योजना की राशि में हर साल बढ़ेंगे 250 रुपए। 5 साल बाद प्रतिमाह मिलेंगे 2250 रुपए। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इसे लेकर आए दिन कुछ न कुछ नई घोषणाएं हो रही है। अब ऐसी सूचना मिल रही है कि सरकार मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को दी जाने वाली राशि में हर साल लगभग 250 रुपए की वृद्धि की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन जल्द ही इसकी घोषणा कर सकते हैं। इस योजना की अगले 5 साल की रूपरेखा बना ली गई है। फिलहाल योजना के तहत लाभुकों को 1000 रुपए हर माह दिए जा रहे हैं। हर वर्ष 250 रुपए की बढ़ोतरी होने पर सम्मान राशि 5 वर्ष बाद प्रति माह 2250 रुपए हो जाएगी। एक परिवार में मैया योजना के लाभुक पात्रों की संख्या को लेकर कोई सीमा तय नहीं है। परिवार में माँ, बहू, बेटी जो भी उम्र और योग्यता को पूरा करेगी उन्हें इसका लाभ मिलेगा। अगले 5 वर्षों में प्रति लाभुक प्रति माह 2250 रुपए के हिसाब से राशि 27,000 रुपए हो जाएगी। झारखंड सरकार किसानों को देगी बड़ी सौगात, बांटे जाएंगे 4000 ट्रैक्टर। झारखंड सरकार किसानों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के अंतर्गत करीब 4000 ट्रैक्टर बांटे जाएंगे। इसका राज्यादेश कृषि विभाग ने निकाल दिया है। लाभुकों को 80% अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग के द्वारा 2450 बड़ा ट्रैक्टर और 1550 छोटा ट्रैक्टर बांटे जाएंगे। इसके साथ साथ 1000 से ज्यादा कृषि उपकरण भी बांटे जाएंगे। इसका लाभ निजी किसानों के साथ कृषि समूहों को मिलेगा। इन सब चीजों पर राज्य सरकार के द्वारा 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार किसानों को 34 से 40 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर वितरित करेगी। साथ ही 2 कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराएगी। कुल पैकेज की लागत 10 लाख रुपए होगी। बड़े ट्रैक्टर पर अधिकतम 50% सब्सिडी दी जाएगी। 2 कृषि यंत्रों पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। इसी तरह जिन किसान समूहों के पास पहले से ही एक बड़ा ट्रैक्टर है और केवल पूरा कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं, उन्हें भी एक से अधिक बड़े ट्रैक्टर कृषि यंत्रों पर 80% सब्सिडी मिलेगी। इस मामले में अधिकतम सब्सिडी 2 लाख रुपए तक होगी। राज्य सरकार के द्वारा जो ट्रैक्टर बांटे जाएंगे उसमें जीपीएस की सुविधा रहेगी। जीपीएस के माध्यम से ट्रैक्टर की भौगोलिक स्थिति, दूरी चालन, खेती का क्षेत्रफल का विवरण भी प्राप्त होगा। जीपीएस के जरिए ऑनलाइन अनुश्रवण का मूल्यांकन किया जाएगा। जेएसएलपीएस में रिक्त पद भरे जाएंगे। 500 नए पद भी होंगे सृजित। ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जेएसएलपीएस के रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एनआरआईटीपी, एमकेएसपी तथा जोहार परियोजना के संविदा कर्मियों को उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर डीएवाई एनएलआरएम परियोजना में समायोजित करने का निर्णय लिया, जिससे 363 कर्मियों को रोजगार की निरंतरता का लाभ मिलेगा। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जेएसएलपीएस के तहत 500 नए पदों के सृजन का भी निर्देश दिया, जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के निधन मैट्रिक पास युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा। विभागीय मंत्री ने जेएसएलपीएस द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं की समीक्षा भी की है और स्पष्ट कहा है कि ग्रामीणों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यकता निर्धारित कार्य करे। रंगदारी न देने पर ठेकेदार पर चली गोली, बाल बाल बची जान। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क निर्माण करा रहे ठेकेदार पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई। इस घटना में अच्छी बात यह रही कि ठेकेदार को गोली नहीं लगी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। लातेहार के स्टेशन बाजार टांड के पास रविवार रात करीब 10:10 पर अज्ञात अपराधियों ने शहीद वीरेंद्र शर्मा चौक के पास पीसीसी सड़क निर्माण करा रहे स्टेशन निवासी संवेदक अजीत शर्मा को टारगेट कर गोली चलाई। इस घटना में वे बाल बाल बच गए। गोली उनके सिर के ऊपर से पार हो गई। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार एक बाइक पर सवार होकर 2 अपराधी आए थे। जिस समय यह घटना हुई उस समय आसपास कई लोग मौजूद थे। फायरिंग की घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, फायरिंग के बाद दोनों अपराधी स्टेशन बाजार चौक के रास्ते भाग निकले। वहीं घटना स्थल पर 3 गोली के खोखे बरामद हुए हैं। इस घटना के पुलिस व्यवस्था की सारी पोल खोल कर रख दी है। 10 और 11 को पूरे झारखंड में बारिश के साथ कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात की भी चेतावनी।
रांची समेत पूरे राज्य में मंगलवार से भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 10 और 11 सितंबर को पूरे राज्य में बारिश होगी। कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात की भी चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले 2 दिन में इसके ओडिशा पश्चिम बंगाल से टकराकर झारखंड से गुजरने के आसार है। यह सिस्टम अभी निम्न दबाव क्षेत्र में बना हुआ है, जबकि वैज्ञानिकों ने इसके विस्तार की पुष्टि कर साइक्लोनिक तूफान बनने की आशंका जताई है। बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बन रहा है। यह मध्य खाड़ी में स्थित है और उत्तर पश्चिम में बढ़ेगा। अगले 2 दिनों के बीच यह झारखंड से होकर गुजरेगा। इस कारण 10 को रांची समेत पूरे झारखंड के दक्षिणी और 11 सितंबर को राज्य के उत्तरी हिस्से में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों के तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री का उछाल दर्ज किया गया है। यहाँ का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं राज्य में संथाल परगना के जिलों का तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। सबसे अधिक तापमान पाकुड़ का 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड में स्टेनोग्राफर पदों पर चल रही है भर्ती। ग्रेजुएशन पास को मौका, 80,000 तक है महीने की सैलरी। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कुछ समय पहले स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकालकर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे थे। इन वैकेंसी से जुड़ी खबर सामने आई है कि इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक खोल दिया गया है। वे कैंडिडेट्स जो इन भर्तियों के लिए अप्लाई करने की जरूरी योग्यता रखते हो, वे बताए गए प्रारूप में फॉर्म भर दें। ऐसा करने के लिए उन्हें JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता है jssc.nic.in। इस वेबसाइट से आवेदन भी किया जा सकता है। इन पदों का डिटेल भी पता किए जा सकते हैं और आगे की अपडेट पर भी नजर रखी जा सकती है। इसे समय समय पर विजिट करते रहे। दिउड़ी मंदिर में ताला लगाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्रामीण करेंगे CM हेमंत से मुलाकात। दिउड़ी मंदिर में तालाबंदी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी राधाकृष्ण मुंडा और पूर्णचंद्र मुंडा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। बुंडू DSP रतिभान सिंह और तमाड़ थाना प्रभारी रोशन कुमार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। ज्ञात हो कि मंदिर के मुख्य द्वार पर गत 5 सितंबर को कुछ लोगों ने तालाबंदी कर दी थी, जिससे दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तमाड़ स्थित दिउड़ी गांव के 100 से भी अधिक ग्रामीण रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री से ग्रामीणों की मुलाकात नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने कहा कि वे सोमवार को फिर मुख्यमंत्री से मिलने आएंगे। ग्रामीणों ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के समक्ष दिउड़ी मंदिर से संबंधित अपनी बातें रखना चाहते हैं। दिउड़ी के मामले को धार्मिक विवाद बताया जा रहा है, जो सही नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि दिउड़ी ग्राम खूंटकट्टी है और यह मुंडा आदिवासियों का क्षेत्र है। दिउड़ी मंदिर के 13 सदस्यीय ट्रस्ट में सिर्फ 4 लोगों के हस्ताक्षर है। यह ट्रस्ट भी फर्जी है, जिसे प्रशासन के सहयोग से बनाया गया है। ट्रस्ट के माध्यम से वहां पर स्थानीय आदिवासियों को हाशिए पर डालकर दूसरे लोगों का वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यह मामला दिउड़ी की आदिवासी जमीन को फर्जी तरीके से वहां के पंडा को हस्तांतरित करने का है। रांची में तेज रफ्तार SUV ने 3 लोगों को कुचला, 2 की मौत। रातू थाना क्षेत्र के गोविंद नगर के पास रविवार की दोपहर करीब 2:30 बजे तेज रफ्तार SUV ने वृद्ध दंपत्ति और उनके नाती को रौंद दिया। हादसे में गोपीचंद शाह और रासमणी देवी की मौत हो गई, जबकि नाती प्रियांशु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे रिम्स में भर्ती कराया गया है। गोपीचंद शाह गोपालगंज के थावे के निवासी थे। अभी वे रातू के तिलता में रहते थे। दोपहर में खाना खाने के बाद वे पत्नी और नाती के साथ बाजार घूमने निकले थे। वापसी के दौरान घर से लगभग 500 मीटर पहले स्कॉर्पियो ने पीछे से उन्हें रौंद दिया। गोपीचंद की वही मौत हो गई। रामसनी देवी ने रिम्स में दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि NH 39 में एक कट है। तेज रफ्तार SUV ने सवार कुछ लोग मांडर की ओर से पंडरा आ रहे थे। गोविंद नगर से एक कार अचानक निकली और बीच सड़क पर आ गई। स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने संतुलन खो दिया। SUV सड़क के बाईं ओर चली गई और पैदल जा रहे पति पत्नी व उनके नाती को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। रातू थाने की पुलिस ने CCTV खंगाला तो पता चला कि स्कॉर्पियो सवार धक्का मारने के बाद रिंग रोड की ओर भाग निकला। देर रात तक पुलिस को स्कॉर्पियो और सवार की जानकारी नहीं मिल पाई थी। देवघर में साबुन फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। रविवार देर शाम देवघर के टेकर स्टैंड स्थित बने साबुन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है। बता दें कि आग की बढ़ती लपेटों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत फैक्ट्री मालिक को फोन किया। फैक्ट्री मालिक ने मौके पर पहुंचकर बंद फैक्ट्री को खोला तो उन्होंने देखा कि आग बढ़ती जा रही है। फैक्ट्री मालिक ने तुरंत अग्निशमन कार्यालय को सूचित किया। फोन करने के कुछ देर बाद ही
फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई। कई घंटों की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री मालिक ने बताया कि आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है, लेकिन लगने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि यदि समय पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंचती तो आसपास की कई दुकानों को अपनी आगोश में ले लेती। कर्मा महोत्सव संगीत गोष्ठी में युवा कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य से बांधा समा। मानगो उलीडीह स्थित आदिवासी हाई स्कूल प्रांगण में कर्मा महोत्सव सह पूर्व संध्या संगीत गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन आदिवासी मुंडा समाज मानगो शाखा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में कर्मा पूजा के कलाकारों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जो अपने गीत, संगीत व नृत्य के माध्यम से समाज के लोगों का मनोरंजन करते थे। मौके पर बतौर अतिथि टाटा स्टील फाउंडेशन के प्रबंधक आदिवासी समाज को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से सशक्त होने की जरूरत है। नई पीढ़ी समाज से विमुख हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए समाज के हर एक शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, समाज सेवी व समाज के अगुवा को इस पर चिंतन करना चाहिए, साथ ही इसका हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को अपने मूल पहचान के वजूद को हमेशा बचाए रखना है। रिम्स की महिला डॉक्टर के साथ लिफ्ट में छेड़खानी, आरोपी भेजा गया जेल। रिम्स के कैंसर विभाग की एक महिला जूनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक डॉक्टर से लिफ्ट में छेड़खानी का मामला सामने आया है। डॉक्टर के शोर मचाने पर आरोपी को पकड़ लिया गया है। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। महिला डॉक्टर के साथ यह घटना तब घटी जब वह अपनी ड्यूटी की रिपोर्ट करने जा रही थी। रिम्स जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन से मिली जानकारी के अनुसार मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया गया और उसे रिम्स के इंटीग्रेटेड पुलिस कंट्रोल रूम ले जाया गया, जहाँ से उसे बरियातू थाना भेज दिया गया। पूरी घटना की जानकारी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने ऑन्कोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर अजीत को दे दी है। बीटेक एमटेक की खाली सीटों पर प्रवेश का अवसर। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक कार्यक्रम में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पूर्व में 28 अगस्त 2024 से 8 सितंबर तक सक्रिय थी, जिसकी तिथि अब 11 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। जो अभ्यर्थी जेईई मेंस 2024 में वैध स्कोर कार्ड के साथ पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे रिक्त सीटों के विरुद्ध नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए पात्रता के तहत अनारक्षित OEWS विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। OBC SC ST विद्यार्थियों के लिए 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में योग्यता अंक 50% प्राप्तांक निर्धारित किया गया है। रिक्त सीटों का पूरा विवरण विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.cuj.ac.in पर उपलब्ध है। महिला की तेज धारदार हथियार से गला काटकर हत्या, पति पर लगा आरोप। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के कुंड मोहल्ला में महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में उसके पति पर लगाया जा रहा है। मौके से पति फरार बताया जाता है। महिला की पहचान शहर थाना क्षेत्र के कुंड मोहल्ला टील हापर निवासी 45 वर्षीय शायरा बानो पति शाहबू अंसारी के रूप में हुई है। हत्या को गोतिया परिवार से चल रहे जमीन विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार रात 10:30 बजे शायरा और उसके पति शाहबू को उसकी बहू अस्मीना बीवी ने भोजन कराया था। खाना खाने के बाद दोनों के साथ एक साथ कमरे में सोने चले गए थे। रात करीब 1 बजे शायरा का पति शाहबू डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। उसका बेटा गुड्डू अंसारी स्टेशन रूट का टेम्पो चलाता है। बेटा ही पिता को देखा था और उससे पूछा तो उसने बताया कि काम से बनारस जा रहे हैं। दशहरा, दिवाली, छठ के लिए रांची से चलेगी स्पेशल ट्रेनें। त्योहारी सीजन के शुरू होते ही ट्रेनों में असर दिखना शुरू हो गया है। दशहरा, दिवाली और छठ में गांव जाने के लिए लोग अभी से ट्रेनों में सीट बुक कराने में जुट गए हैं। रांची से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों को आरक्षित बर्थ अभी से फुल होने लगी है। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का अवधि विस्तार कर दिया है। साथ ही रांची होकर कई पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। सातरागाछी अजमेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन वाया रांची होकर 30 सितंबर से 18 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी। वापसी में 3 अक्टूबर से 21 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी। पटना सिकंदराबाद हैदराबाद पटना स्पेशल ट्रेन वाया रांची 14 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक चलेगी। पटना से सोमवार, बुधवार और सिकंदराबाद से शुक्रवार एवं बुधवार को हैदराबाद से चलेगी। आदित्यपुर में शराब माफिया के ठिकाने पर पुलिस की कार्रवाई, महुआ शराब भट्टी किया ध्वस्त।
रविवार देर रात पुलिस की टीम ने शराब माफिया शिवा मंडल सांपड़ा स्थित ठिकाने पर दबिश दी, जहां अवैध महुआ शराब की भट्टी देखते ही पुलिसकर्मी उस पर टूट पड़े और करीब 3 घंटे की कार्रवाई कर पूरे भट्टी को ध्वस्त कर करीब 1000 लीटर तैयार महुआ शराब जब्त किया। वहीं हजारों किलो जावा मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने शिवा के ठिकाने से 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में भी लिया है। उसके बाद पुलिस ने शिवा के घर भी दबिश दी, मगर शातिर शिवा पुलिस को चकमा देकर आधी रात को अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। यहां से पुलिस ने एक ट्रैक्टर जब्त किया है, जिसे अपने साथ लेकर थाने पहुंची है। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि किसी कीमत पर इलाके में अवैध नशे के कारोबारियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। शिवा मंडल अभी हाल में ही जेल गया था। जेल से छूटते ही उसने फिर से अवैध शराब का कारोबार शुरू कर दिया था, मगर अब वह दोबारा ऐसा नहीं कर सकेगा। लातेहार रेलवे स्टेशन के पास संवेदक पर फायरिंग, बाल बाल बचे। लातेहार जिले में अपराधियों के बढ़ते हौसले ने लोगों के बीच दहशत फैला दी है। रविवार की रात रेलवे स्टेशन के पास हुई फायरिंग की घटना में संवेदक अजीत शर्मा बाल बाल बच गए। अजीत शर्मा को निशाना बनाते हुए 2 अपराधियों ने 3 गोलियां चलाई, लेकिन सौभाग्य से वह सुरक्षित रहे। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। घटना के वक्त आसपास के कई लोग मौजूद थे, जो इस फायरिंग के बाद भयभीत हो गए। मौके से पुलिस ने 3 गोलियों के खोखे बरामद किए हैं। सूचना मिलते ही डीएसपी अरविंद कुमार और थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने संवेदक से पूछताछ की और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। आपराधिक मामले में बरी व्यक्ति हिरासत में रहने के आधार पर मुआवजे का हकदार नहीं, हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि आपराधिक मामले में बरी किया गया व्यक्ति मुआवजे का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रायल के दौरान या उससे पहले पुलिस या किसी अन्य एजेंसी द्वारा आरोपों के आधार पर किसी को जेल भेजना मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है। दरअसल रांची के रहने वाले बंशीधर शुक्ला ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रीट दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि रांची सीबीआई के विशेष कोर्ट ने उन्हें जालसाजी के मामले में वर्ष 2004 में दोषी करार दिया था, जिसके बाद उन्होंने सीबीआई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन अपील कोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में सीबीआई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जहां उन्हें राहत मिली और हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उन्हें निर्दोष करार दिया। दुष्कर्म के बाद बीटेक छात्रा को जिंदा जलाने के दोषी राहुल राज की फांसी की सजा बरकरार, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील। बहुचर्चित और विभत्स रांची की बूटी बस्ती निवासी बीटेक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद जलाकर मार डालने के मामले में सजायाफ्ता राहुल राज उर्फ रॉकी राज उर्फ अंकित उर्फ राज श्रीवास्तव उर्फ आर्यन की फांसी की सजा को कंफर्म करने को लेकर राज्य सरकार की अपील और राहुल राज की अपील पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राहुल राज को रांची की निचली अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को बरकरार रखा है। वहीं अपीलकर्ता राहुल राज की शिकायत को खारिज कर दिया है। रांची की निचली अदालत ने अभियुक्त राहुल राज को 20 दिसंबर 2019 को दोषी करार दिया था एवं मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखते हुए उसे 21 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी। बता दें कि 15 से 16 दिसंबर 2016 को दरिंदे ने बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसको जलाकर मारने की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में मुख्य आरोपी राहुल को रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था और फांसी की सजा सुनाई थी। पंचतत्व में विलीन हुए सब इंस्पेक्टर राजेश यादव, गमगीन हुआ माहौल। साहिबगंज में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शोभनपुर भट्टा गांव निवासी पूर्व सरपंच रामलगन यादव के पुत्र एसआई राजेश यादव का पार्थिव शरीर रविवार की सुबह 10 बजे उनके पैतृक आवास लाया गया। चारों ओर लोगों के चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। वहीं एसआई राजेश यादव के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिवंगत राजेश यादव बिहार के गोपालगंज जिला के भोरे थाना में एसआई के पद पर तैनात थे। मुनीलाल शमशान घाट पर बिहार के गोपालगंज स्थित भोरे थाने से पहुंचे एसआई हवलदार सहित सिपाहियों से एसआई राजेश यादव को अंतिम सलामी दी। हथियार को झुकाया गया और 2 मिनट आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसके बाद शव को तिरंगे में लपेटकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। राजेश यादव के बेटे प्रिंस कुमार उर्फ भोला द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। तो यदि झारखंड की टॉप बड़ी खबरें इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।